और जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं यूडीएफ। ठीक है, यूडीएफ का आज पहला सेशन है जिस पर हम सीखेंगे यूडीएफ फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन, देखिए पिछली क्लास तक, लास्ट क्लास तक हमने केवल ये देखा कि फंक्शन को कैसे यूज करना है। तो टिल नाउ अभी तक हम जो कर रहे हैं तो वी आर जस्ट यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन। हमने अलग अलग लाइब्रेरी पढ़ी हुई हैं। हमने ये देखा कि math.h क्या कैसे काम कर रहे हैं, हमने देखा string.h क्या काम कर रही है, हमने देखा stdio.h क्या काम कर रहा है, conio.h देखा, ctype.h देखा। तो बहुत सारे फंक्शन हमने देखे। हमें ये देखना है कि क्या हम खुद से कोई लाइब्रेरी बना सकते हैं या फिर हम खुद से अपने कोई फंक्शन बना के रख सकते हैं क्या, जिसे हम बाद में अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शन क्रिएटेड और डेवलप्ड बाय द यूजर और प्रोग्रामर। So these are the functions defined by the programmers, ठीक है, और डेवलपर्स। जो भी डेवलपर है, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से, जिसको जिस चीज को से लगता है कि मुझे बार बार एक्सेस करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा हो, वो चाहता है वो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, तब वो अपना फंक्शन खुद डिफाइन करता है। So these are the functions defined by the programmers or developers. The task and behavior is also determined by the programmer. Function क्या काम करेगा ये भी कौन बताएगा? प्रोग्रामर बताएगा। सिर्फ नाम से नहीं हो जाएगा। तो कौन सा फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, क्या रिटर्न करेगा। बिहेवियर का मतलब है तो होता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी रिटर्न, फंक्शन क्या रिटर्न करके दे रहा है या वो क्या परफॉर्म करके दे रहा है, ये सारा काम कौन डिफाइन करेगा? अब हम लोग डिफाइन करेंगे। बाय डिफाइनिंग द यूडीएफ we can make the codes reusable। हम ऐसा करके अपने कोड को रियूजेबल बना सकते हैं। अभी जो हम कोई कोड मेन में लिखते हैं तो वो रियूजेबल नहीं होता, फाइल में रह गया, दूसरी फाइल में फिर से आप उसी कोड को पहले कॉपी पेस्ट करके चलाएं। अगर आपने फंक्शन बना लिया, आगे जाके हम लाइब्रेरी बनाएंगे और आपने उस लाइब्रेरी को एज अ हेडर फाइल की तरह इंक्लूड कर लिया कहीं पर किसी अपने प्रोग्राम में, तो जो फंक्शन आपने कभी बनाए होंगे वो आपके दूसरे प्रोग्राम, तीसरे प्रोग्राम में यूज में आ जाएंगे। तो यूडीएफ बनाने का फायदा ये भी होगा कि आप उन्हें रियूजेबल बना सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग यूडीएफ, क्या क्या स्टेप है भाई वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग और डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेप है फंक्शन कॉलिंग और तीसरा स्टेप है फंक्शन डेफिनेशन। There are three major tasks to define any function. First of all, we have to make function prototyping or function declaration. Second one is function calling. अगर function को active mode में लाना है तो function call करना होगा। And definition मतलब what the behavior or task of the function, ये डिफाइन, ये आपको किससे पता चलेगा? फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन का काम बताने के लिए मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइपिंग इज नथिंग बट अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। सिर्फ ये डिक्लेयर कर देना कि फॉलोइंग फंक्शन या दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। सिर्फ ये बता देना। जिस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ क्या स्पेसिफाई करते हैं कि दिस वेरिएबल इज गोइंग टू बी यूज्ड इन फर्दर कोडिंग। वही चीज फंक्शन के मामले में है। फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया तो इसका मतलब आपने एक प्रोटोटाइपिंग बना दी कि अब एक फंक्शन मैं आगे बनाऊंगा, डिफाइन करूंगा या यूज करूंगा और उसका तरीका या सिंटैक्स इस तरह का होना चाहिए। अगर उस तरीके से बाहर आप जाते हैं तो एक्सेप्शन या एरर भी आ सकती है। तो प्रोटोटाइपिंग it is only a declaration of the function
function before its creation or definition or calling. फंक्शन को कॉल करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करें, ठीक है, या बनाने से पहले आप डिक्लेयर करें, या कॉल करने से डिफाइन करने से पहले आप उसे डिक्लेयर करें. ये क्या कहलाएगी? प्रोटोटाइपिंग. Either it is optional in case of function. देखिए, वेरिएबल के केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑप्शनल नहीं है, वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. लेकिन इन केस ऑफ फंक्शन आपकी प्रोटोटाइपिंग ऑप्शनल है. मतलब अगर आप प्रोटोटाइपिंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन फिर क्यों करते हैं? बट डूइंग द प्रोटोटाइपिंग you can indicate the compiler to check its behavior, या हम ऐसा कह सकते हैं its syntax during the calling of the function. सिंटैक्स की जगह पर यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड होता है उसे हम यहाँ पे सिंटैक्स नहीं कहते, उसे सिग्नेचर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिग्नेचर. सिग्नेचर भी सिंटैक्स का ही एक वो मान लीजिए आप, एब्रीविएशन. कि फंक्शन आपने अगर बता दिया है कि मैंने एक इंटीजर फंक्शन बनाया है, अब कोई इसे फ्लोट की तरह तो यूज नहीं कर रहा. अगर आपने बताया कि मेरा फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा तो कोई उसे बिना आर्गुमेंट का तो एक्सेस नहीं कर रहा है. इस दौरान इस तरह की अगर आप चाहते हैं कंपाइलर डिटरमाइन करे इस तरह की चेकिंग को, तब आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है. नहीं तो फंक्शन कंपाइल टाइम पर, आपका जो कंपाइलर है कंपाइल टाइम पर उस फंक्शन को ध्यान नहीं देगा और रन टाइम पर वो एरर आपको मिलेगी. तो अगर आप चाहते हैं फंक्शन से रिलेटेड, अगर सिग्नेचर या कॉलिंग से रिलेटेड कोई इशू है वो आपको कंपाइल करते समय पता चल जाए, तो जरूरी है कि आप प्रोटोटाइपिंग कर दें. तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अगर प्रोटोटाइपिंग नहीं करते तो कैसा होता है, करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है. एंड यूजुअली प्रोटोटाइपिंग इज रिटन फॉर द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये यूं कह सकते हैं बिफोर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के पहले अगर आप सिंगल फाइल का यूज करके, शुरू में हम ऐसा ही करेंगे, सिंगल फाइल का यूज करके फंक्शन बनाएंगे. मतलब आपकी एक ही फाइल में फंक्शन है, उसी फाइल में मेन प्रोग्राम है. बाद में आगे जाकर हम फंक्शन की फाइल ही अलग कर देंगे जिसे हम हेडर फाइल कहेंगे. तो प्रोटोटाइपिंग शुरू में करेंगे आप. सिंटैक्स क्या है, प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है? प्रोटोटाइपिंग जब भी आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, फंक्शन का टाइप लिखेंगे, देन फंक्शन का नेम लिखेंगे और फंक्शन के आर्गुमेंट्स लेगा कि नहीं लेगा वो लिखेंगे और सेमीकोलन लगा. याद रखें क्या लगा देंगे? सेमीकोलन, क्योंकि डिक्लेरेशन. लाइक हमने लिखा void sum, ये भी प्रोटोटाइपिंग हो गई. मैंने लिखा int sum, ये भी प्रोटोटाइपिंग है. int sum int. देखिए अब तीनों का मतलब समझा देते हैं. तो यहाँ पर आर्गुमेंट न लिखकर हमने लिखा पैरामीटर टाइप्स. तो डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग पे हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, हमें केवल क्या बताना है, हमारा फंक्शन किस टाइप का होगा. void टाइप का है. void मतलब फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. तो आप उसे नॉर्मल, जैसे आप क्लियर स्क्रीन को कॉल करते हैं, CLR SCR आपने लिख दिया तो वो काम कर लेगा. आपको अलग से कोई उसे कॉलिंग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा. फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. तो जो भी फंक्शन से रिजल्ट मिलने वाला है तो क्या मिलने वाला है? इंटीजर. एग्जाम्पल लाइक ये तो हमने लिखा. जैसे अगर हम बात करें गेट ch की, ठीक है, गेट ch एक कैरेक्टर रिटर्न करता है बट टेक्निकली वो इंटीजर रिटर्न करता है.
आस्क, बाद में कैरेक्टर में हम बदल देंगे। तो जब भी आप इस तरह के फंक्शन को कॉल करेंगे, आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो यू कैन स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल। इसका मतलब है फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा जिसे आप किसी वेरिएबल पे कॉलिंग करते समय रिसीव करेंगे। तो ये प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटोटाइपिंग, और इधर लिख देता हूँ कॉलिंग। अगर प्रोटोटाइपिंग ऐसी है तो कॉलिंग कैसे होगी, देखिए दोनों चीजें यहीं पे लिखते चला जा रहा हूँ मैं। अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं तो कॉलिंग मेन के अंदर होगी, कॉलिंग इस तरह से होगी। अगर आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा, सपोज कीजिए इंट, तो कॉलिंग किस तरह से होगी, कोई भी इंटीजर वेरिएबल होगा, इंटीजर a इक्वल टू सम, इस तरह से कॉलिंग होगी। मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला है वो इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा, सो यू हैव टू स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल। अगर फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करने की जरूरत नहीं। आप जैसे इसे चलाएंगे इसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर या कंसोल पर मिल जाएगा। अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये स्क्रीन या कंसोल पर आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आप उस वैल्यू को कैसे फिर ले आएंगे, कैसे दिखा पाएंगे? आप उस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, बाद में इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे, जैसे strlen में आप एक स्ट्रिंग देते हैं और उसकी लेंथ निकाल के देता है। तो वो तीसरा तरीके में आ रहे हैं। तीसरा तरीका फंक्शन को डिक्लेयर करने का कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम डेटा पास भी करेंगे और वो हमें रिटर्न भी करेगा। ये प्रोटोटाइपिंग क्या कह रहा है कि फंक्शन में 2 इंटीजर देने होंगे और फंक्शन हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा। हम दो देंगे और वो हमें क्या देगा, 1। तो आगे मैं इनके टाइपिंग की बात करूंगा कि कब इस तरह की टाइपिंग करनी, प्रोटोटाइपिंग करनी है, कब इस तरह की करनी, कब इस तरह की करनी। तो सारी चीजों को धैर्य बनाए रखें, आप देखते जाएं कैसे करना। अभी हमने टोटल तरीके बता दिए हैं प्रोटोटाइपिंग के। इस तरह से प्रोटोटाइपिंग होती है, मतलब फंक्शन का टाइप और रिटर्न टाइप बताना। तो ये जो टाइप होता है, एक्चुअली शुरू में जो लिखा है ये कौन सा टाइप है, रिटर्न टाइप, और बीच में क्या लिखा है, इसके बाद फंक्शन का नेम होगा। थर्ड जो ब्रैकेट में लिखा है पैरामीटर टाइप्स, पैरामीटर मतलब जो उसे पास किए जाए। तो इसका मतलब है फंक्शन विल टेक 2 इंटीजर्स एंड रिटर्न 1 इंटीजर। कैलकुलेशन या इसको छोड़ देते हैं, हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर। जैसे इंटीजर a लिखा है इक्वल टू सम, तो 2 डेटा भी पास कर दिया। इस तरह की अगर कॉलिंग आपको कभी करनी है, तो जैसे हमने strlen की बात कर रहे थे अभी, तो strlen की में क्या कहानी थी कि आप एक डाटा दे रहे थे बट वो स्ट्रिंग टाइप का था, लेकिन आ किस टाइप का रहा है, इंटीजर टाइप का। तो इस तरह से डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन की बात हो रही है, ये कॉलिंग तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया आपको कि इस तरह के फंक्शन को इस तरह से हम कॉल करेंगे। अगर फंक्शन इस सिग्नेचर का है तो उसे इस तरह से कॉल करना होगा। अगर फंक्शन इंटीजर है और उसमें कुछ पास करने की बात हो रही है तो फंक्शन को इस तरह से कॉल करना होगा। अब जहाँ 3 या 4 लिखा वहां पे हम वेरिएबल भी दे सकते हैं। We can also assume a prototyping of some library function. assume कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक देखा था toUpper, याद कर हमने लाइब्रेरी फंक्शन बताया था toUpper इस तरह से काम करता था, इस तरह से हम कॉल करते थे इसे। याद करिए थोड़ा सा, हमने यहाँ पे कैरेक्टर ch इक्वल टू toUpper लिखा था, ये कॉलिंग कर रहे थे हम। अगर मुझे एग्जामिन करना हो कि ये किस तरह की प्रोटोटाइपिंग होगी इसकी, तो इसकी प्रोटोटाइपिंग इस तरह से होगी, कैरेक्टर toUpper ब्रैकेट में क्या जा रहा है, कैरेक्टर, या फिर इसको हम कह सकते थे क्योंकि कैरेक्टर एक्चुअली इंटीजर फैमिली का है तो इसको इस तरह से हम कह सकते थे कि ये इंट रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है toUpper, और उसमें पास भी क्या करने जा रहे हैं, इंट, इसकी प्रोटोटाइप। अगर हम इंटीजर strlen और यहाँ पे रमेश की बात कर रहे हैं कि भाई रमेश टाइप करे, उसकी स्ट्रिंग रिटर्न करे और इसका लेंथ रिटर्न करे, तो इसकी प्रोटोटाइपिंग ये होगी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। मान चलो यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू हमने लिखा strlen, तो भाई मुझे किसी की लेंथ निकाल कर लानी है किसी वेरिएबल में, तो फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो इंट हो रही है। फंक्शन का नाम क्या हो रहा है, strlen हो रहा है, और उसमें पास क्या हो रहा है, स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर।
तो ये हमने एग्जामिन किया, एज्यूम किया कि प्रोटोटाइपिंग किस तरह से की गई होगी इसकी। अब अगर मैं इस तरह से कॉल ना करूं, ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग इसकी इंटरनल इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से कॉल ना करूं तो मुझे गार्बेज मिल सकता है, एरर भी मिल सकती है, ठीक है। या फिर हम गलत डेटा पास करें तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगी कि आप यहाँ पर फंक्शन में ऐसा कोई प्रोटोटाइप नहीं है जो इस तरह का डेटा रिटर्न करता हो। इसीलिए अगर फंक्शन का नाम भी गलत होता है तो एक एरर आती है, फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो डिक्लेरेशन आप या कॉलिंग कर रहे हैं उससे मिलती जुलती कोई प्रोटोटाइपिंग मशीन में या कंपाइलर में नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग की गई होती है, चाहे वो लाइब्रेरी फंक्शन की हो चाहे हम बनाएं, तो पहले हम प्रोटोटाइपिंग कर देते हैं और बाद में उसे डिफाइन करते हैं। पहले हम स्पेसिफाई करते हैं अपने फंक्शन के टास्क के हिसाब से कि फंक्शन में कितने डेटा मुझे जरूरत पड़ेगी, वो हमें आर्गुमेंट कहलाते हैं, पास करने होते हैं। और फंक्शन में कैलकुलेशन के बाद किस तरह का डेटा मुझे चाहिए होगा, उसका रिटर्न टाइप होता है। फिर बात करते हैं कॉलिंग की। Calling is written or done inside the main function. Calling normally किसके अंदर की जाती है? मेन फंक्शन के अंदर की जाती है। During the calling control program will be transferred to the function definition and perform the action or code written inside that function. कॉलिंग यूजुअली कहाँ होगी? मेन के अंदर होगी। हालांकि हम मेन के अलावा भी कर सकते हैं कॉलिंग, हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। बट एक नॉर्मल केस में अगर हम बात करें तो फंक्शन बनाने के बाद, फंक्शन बनाने से कुछ नहीं होता है, फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे। तो ड्यूरिंग द कॉलिंग कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम विल ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, बीच में कोई फंक्शन कॉल किया, तो मेन शुरू से तो चला, जैसे ही फंक्शन मिला आपका प्रोग्राम उस फंक्शन के कोड में जंप कर जाएगा और फिर जब वो कंट्रोल फंक्शन कंप्लीट होगा वो वापस कम बैक हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कंट्रोल comes back to the main function and perform further process of the main program. मेन प्रोग्राम का फर्दर प्रोसेस कहें या फर्दर एक्शन कहें या फर्दर टास्क जो बचा हुआ उसे वापस से परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो मतलब डेफिनेशन भी होती है। तो कॉलिंग नॉर्मल हो गई, लाइक हमने मेन बनाया और मेन के अंदर हमने यहाँ पे एक प्रोटोटाइपिंग करी थी किसकी? हमने इंटीजर सपोज कीजिए वॉइड सम बना लिया। वॉइड सम मतलब जिसको आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, और हमने मेन के अंदर हमने सम को कॉल कर लिया। मेन के पहले भी कुछ लिखा हुआ है और मेन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मेन के पहले कुछ लिखा हुआ, मेन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, सॉरी सम के बाद पहले कुछ लिखा है, सम के बाद में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर सम डिफाइंड है, यहाँ पे सम का कोड लिखा। तो जब भी प्रोग्राम चला तो पहले ये कोड चला मेन का, और जैसे ही सम वाली कोडिंग मिली ये जंप कर जाएगा, मेन को छोड़ देगा। मेन के नीचे क्या लिखा, सम के नीचे उसको छोड़ देगा, सम वाले कोड पे पहुंच जाएगा और इसको परफॉर्म कर देगा। परफॉर्म करने के बाद वापस बैक होके यहीं आएगा कंट्रोल, और फिर जो काम बचा हुआ था उसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस होता है। तो कॉलिंग इज डन इनसाइड द मेन फंक्शन एंड कॉलिंग मस्ट बी the signature function call must be matched with the function prototyping।
अगर आपने बनाया कुछ और, कॉल कुछ और करेंगे तो एरर आनी है, एरर आनी है। तो वही चीज़ जैसे हमने यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करी तो मैंने कॉलिंग यहाँ बताई थी आपको, अब क्योंकि ऊपर बता दिया तो वही एग्जांपल यहाँ काम कर जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ये जो सिंटेक्स यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ से कट करके हम ऊपर ही लिख देते हैं। प्रोटोटाइपिंग के बाद हम कॉलिंग की भी डेफिनेशन लिख दें ताकि यही एग्जांपल दोनों पे काम आ जाए। कॉलिंग क्या है ये लिखा हुआ है, अब ये दोनों का एग्जांपल देखिए। तो प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है वो बता दिया, यहाँ टाइप और नेम लिखना है। कॉलिंग के टाइम पे टाइप नहीं दिया जाता, केवल फंक्शन का नाम दिया जाता है और जो टाइप है उस तरह के टाइप में उसे रिसीव करना होता है, और या फिर जो हमने टाइप बनाया है आर्गुमेंट के लिए उस टाइप का आर्गुमेंट उसे उसमें पास किया जाता है। अब आते हैं, सिर्फ इतना लिखने से सम नहीं हो जाएगा, आपको पता है। अब हमें डिफाइन करना होगा कि जो सम जा रहा है, डेटा जा रहा है उस पर, और आप जो उससे लाना चाह रहे हैं सम या मैक्स या मिन, कुछ भी आप बना सकते हैं फंक्शन, वो आएगा कैसे, हाउ टू परफॉर्म द टास्क, हाउ द फंक्शन कैन परफॉर्म एनी प्रोसेस एंड रिटर्न अ परफेक्ट रिजल्ट टू द मेन फंक्शन। वो कैसे करेगा फंक्शन, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, तो मुझे फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी होगी। अब डेफिनेशन बताएगा हाउ टू परफॉर्म द टास्क। तीसरा और अंतिम टास्क होगा फंक्शन डेफिनेशन। Function definition, it is the main function body, it is the main, ऐसा नहीं कह सकते, it is the function body of UDF। body मतलब block, ठीक है। definition is the block of code written for the function. It shows how the function will process the data। तो डेफिनेशन बताएगा कि फंक्शन डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा। The definition must be same as फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। फंक्शन के प्रोटोटाइप जैसा ही डेफिनेशन भी होता है। ओनली द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस है वी हैव टू प्रोवाइड the variables for arguments and turn a value according to the return type of the function। तो डिक्लेरेशन जैसा ही है, सिर्फ हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी है कि पहले वेरिएबल जो भी हमने इंट बनाए थे आर्गुमेंट के लिए उनको एज अ वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिप्लेस करना होगा। और मुझे जो जिस टाइप की वैल्यू हमने अगर इंट करी थी तो लास्ट में इंट मुझे रिटर्न करना होगा। द फंक्शन विल बी डिफाइंड लाइक दैट। बिल्कुल उसी टाइप से आप रिटर्न टाइप यहाँ भी लिखेंगे जैसे आप डिक्लेरेशन टाइप पे लिख रहे थे, नेम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर आर्गुमेंट डिक्लेरेशन, ठीक है, आर्गुमेंट डिक्लेरेशन देन करली ब्रैकेट ओपन। अब आपको मेन फंक्शन में जैसे कोड लिखते हैं वैसे ही आपको कोड लिखना है और यहाँ पर एक ऑप्शनल रिटर्न रहेगा, ऑप्शनल आर्गुमेंट। देखिए जब भी हम इस बड़े स्क्वायर का यूज करेंगे सिंटेक्स तो इसका मतलब ये ऑप्शनल। अगर यहाँ पे रिटर्न टाइप आपने दिया है तो आपको ये रिटर्न कीवर्ड लगाना जरूरी है। जैसे आप मेन पढ़ रहे थे अभी, अगर हमने मेन में कुछ नहीं लिखा तो आप रिटर्न 0 लिख रहे थे, क्योंकि ना कुछ देना मतलब उसका रिटर्न टाइप इंट है और आप उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं अगर, तो आपको रिटर्न 0 लिखना है। अगर आपने वॉइड लिखा हुआ है तो रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ एक नोट और मैं लिख दूं, इफ द
type is not given, then default type is int. अगर हमने टाइप नहीं दिया तो डिफॉल्ट टाइप क्या है? int. If type is void, अगर टाइप क्या है? void, then no need of a return statement inside the function body. तो लास्ट में जो हम रिटर्न लिख रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है. रिटर्न का मतलब है फंक्शन मेन फंक्शन को क्या देगा. अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा तो मेन फंक्शन कुछ भी नहीं देगा. आपने जो भी प्रिंट लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखो, रन हो जाएंगे और रिजल्ट अगर आपने दिखाया हुआ है तो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा. लेकिन अगर आपने प्रिंट भी नहीं किया तो फंक्शन सब कुछ करके भी कुछ नहीं करेगा, मतलब आपको रिजल्ट नहीं देगा. इसलिए रिटर्न लिखना है. अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. 2-3 एग्जांपल देखते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन की वर्किंग को स्पेसिफाई करें. तो देखिए इस लाइन पर और प्रोटोटाइपिंग की लाइन पे क्या डिफरेंस है, आप एक एग्जांपल से समझिए. कंप्लीट दिखाते हैं. सपोज कीजिए कि हमें एक सम करना है. एग्जांपल बना रहे हैं. परफॉर्म द सम ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन. ठीक है, तो इसका प्रोग्राम पहला बना रहा हूं. दो तीन तरह से हम देखेंगे. प्रोग्राम वन है. सबसे पहले हमने लिखा, अपने हैश इंक्लूड वगैरह लगा लिए जो भी आपको लगाने थे, तो हमने हैश इंक्लूड लगा लिया. अब हमने यहाँ पे बनाया void sum. दिस इज प्रोटोटाइपिंग. हमने कहा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन और कॉल अ फंक्शन विच नेम वुड बी सम. एक सम नाम का मुझे फंक्शन यूज करना है आगे प्रोग्राम में. हमने सिर्फ बना दिया और मेन फंक्शन बनाया. और हमने कहा कि मुझे जो भी काम करना वो हमारा फंक्शन कौन कर रहा? सम. मैंने सिंपली मेन में किसको कॉल कर लिया? सम को. हो गया प्रोग्राम खत्म. अब लेकिन बात ये आती है सम करेगा क्या भाई? हमने डिक्लेरेशन तो कर दिया कि मैं केवल एक ही फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में और उस फंक्शन का नाम क्या है? सम. तो जब भी आप डिक्लेरेशन मतलब ये फंक्शन यहाँ पर यूज होने वाला है. void है मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो आपको उसके लिए किसी में असाइन करने की जरूरत नहीं है. आर्गुमेंट खाली है मतलब आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है. जो भी काम करेगा खुद ही करेगा, जो भी इनपुट आउटपुट लेना खुद करेगा. तो यहाँ पर ये जो लाइन थी ये क्या हुई? कॉलिंग. दिस इज कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग. और हम आखिरी पर गए और अब हमने सेम वही लाइन जो ऊपर लिखी थी void, रिटर्न टाइप रहा तो रिटर्न टाइप, सम लिखा तो सम. अब अगर आर्गुमेंट होते तो यहाँ पर हम वेरिएबल देते हैं आर्गुमेंट की जगह, तो अगले प्रोग्राम में बताएंगे. अभी तो एज इट इज है. फर्क ये है कि इसमें केवल बॉडी हो. डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होती फंक्शन की, डेफिनेशन में फंक्शन बॉडी लिखनी होती है और ये बताना होता है कि अब ये फंक्शन क्या काम करेगा. तो दिस इज डेफिनेशन. क्या काम करेगा? सम. बिल्कुल सबको पता है. सम के इंटीजर ABC बना लिया. कोड आपको पता है सी का. एक्स्ट्रा फंक्शन में कोई नया कोड नहीं पढ़ना है, केवल इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कोड. हम जो पढ़ चुके हैं अभी तक उनको ऑर्गेनाइज करने के अब तरीके पहुंच चुके हैं. अब हम तरीके पढ़ रहे हैं. अब कोई खास चीज नहीं मिलने वाली है सी में. बेसिक लूपिंग, ब्रांचिंग, कंडीशन वगैरह सब आपको आती है, केवल उनको हम इम्प्लीमेंट करने के तरीके मिलेंगे. तो प्रिंटफ हमने लिखा इंटर टू नंबर्स लिख दिया. वही प्रोग्राम जो आप मेन में लिख रहे थे, स्कैनफ कर दिया. %d एंड एड्रेस ऑफ A एंड एड्रेस ऑफ. हो गए 2 नंबर का सम. सॉरी, इनपुट हो गया. अब सम कैसे निकालना है? C = A + B. अब मुझे सम को मेन को नहीं देना वापस, क्योंकि हमने ऊपर क्या बताया था? void. हमने कहा था ना हम मेन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे. तो सम दिखेगा कैसे? प्रिंट कर दीजिए. printf sum = %d और हमने प्रिंट किया किसको? C. क्योंकि void है इसलिए रिटर्न कीवर्ड नीचे यूज नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं. यूजेबिलिटी क्या फंक्शन की? मैंने एक बार डिफाइन कर लिया, एक बार डिक्लेयर कर लिया. तो अब आप इसको एक नहीं 2-3 बार कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग 1 कर दी, फिर से कॉल करना है तो फिर से आप लिख दीजिए सम. बट कोडिंग आपको 2 बार नहीं करनी है. लेकिन ये नंबर कितनी बार मांगेगा? 2 बार. मैंने कहा नहीं 10 बार ये काम करो. आप लूप लगा दीजिए.
और i इक्वल टू 1 to 10 और लूप के अंदर सम को कॉल कर दीजिए। 10 बार लूप चलेगा तो 10 बार फंक्शन क्या होगा, कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, कॉलिंग हम बार बार कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा printf this program is showing range of function। ठीक है, ये हो गई मेन की लाइन। तो अब देखिएगा, और लास्ट में मैंने एक लाइन और लिख दी, लास्ट में एक लाइन लिख दी printf और हमने लिखा /n main program finished। ठीक है, देखिए अभी हमने एक टर्म यूज किया था ऊपर कि जब भी फंक्शन कॉलिंग होती है तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता फंक्शन के पास। मतलब ये लाइन आएगी, इस लाइन के बाद क्योंकि सम कॉल हो गया तो अब ये नीचे नहीं जाएगा, पहले सम की डेफिनेशन में जंप कर जाएगा। और सम की डेफिनेशन क्या लिखी है, ये तो जहां जैसे डेफिनेशन पे जाएगा वहीं पर 2 नंबर इनपुट कराएगा और उनका सम दे देगा आपको। सम देने के बाद फिर से सम कॉल हुआ है तो फिर से यहाँ चला जाएगा और फिर से एंटर 2 नंबर कहेगा और फिर से सम आएगा। और जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब ये लाइन आएगी मेन प्रोग्राम फिनिश। मतलब पहली लाइन मेन की आएगी, बीच में 2 बार सम वाले कोड आएंगे, फिर वापस से मेन का बचा हुआ कोड चलेगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं प्रोग्राम हमारा मेन को छोड़कर उस फंक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। अब हम वापस से कोड ब्लॉक पे जाएंगे। आप टर्बो पे भी बना सकते हैं, दोनों जगह सेम ही प्रोसेस है, सेम मेथड है। ऐसा नहीं कि टर्बो पे कुछ अलग लिखना है। वेट कर लेते हैं जब तक कोड ब्लॉक चालू हो रहा है। तो मैंने इसको हटाया और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को लिखा और देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक काम और कर देते हैं, यहाँ भी /n लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट बना रहे। सम में भी क्या लगा दिया, /n, और हमने इसे कर दिया रन। जो सिंटैक्टिकल एरर है, इशू है, उनको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस प्रोग्रामिंग शोइंग यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, मेन में पहली लाइन चली, उसके बाद सम वाला कोड चला, एंटर 2 नंबर। हमने 12 एंड हमने दे दिया 12 एंड 20 सम आ गया 32। देखिए पहली बार फंक्शन कॉलिंग परफॉर्म हुई, उसके तुरंत बाद फिर ये पूछ रहा है क्योंकि फिर से फंक्शन कॉल किया हमने। 12 एंड 12 क्या है, 24, और बाद में एक लाइन आई मेन प्रोग्राम फिनिश। मतलब जब तक फंक्शन की कॉलिंग चल रही है तब तक हमारा प्रोग्राम मेन रुका हुआ है, क्योंकि हमारा कौन सा कोड चल रहा है, फंक्शन का कोड चल रहा है। तो आपने कोडिंग या कॉलिंग भी देख लिया, इसमें सेमीकोलन भूल गया था, इसे लगा देते हैं अपन। और तो ये सबसे कॉमन टाइप का फंक्शन हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ प्रोटोटाइपिंग कर दी है। ठीक है, ऊपर करिए प्रोटोटाइपिंग। मैंने बताया कि इसी टाइप का फंक्शन कॉलिंग हुई, मतलब यहाँ पे फंक्शन वाला कोड चलेगा और फिर वापस से मेन का बचा हुआ कोड चलेगा। यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंपाइलर सचेत है, एक्टिव है, उसे हमेशा चेक करता रहेगा कि कहीं भी इसकी सिग्नेचर तो नहीं बदल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर s किया s इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो भी जोड़ रहा है, जो भी रिजल्ट हो रहा है, वो प्रिंट ना करे बल्कि किसको दे दे, s को। बाकी फिर हम डिसाइड करें कि s को प्रिंट करना है कि नहीं करना। हम मतलब कौन, मेन प्रोसेस। तो मैंने ऐसा इस तरह से कॉल किया इसको। लेकिन जब आप इसे कॉल करने जाओगे, जैसे आप इसे कॉल करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गई एरर। क्यों आ गई एरर? क्योंकि इसकी प्रोटोटाइपिंग उसके साथ फिट नहीं बैठी हुई। आप देखिए इसी लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, इसी लाइन को मैंने, हालांकि फंक्शन इसको दे नहीं रहा है। ठीक है, अभी भी हमारा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा। अब नीचे डेफिनेशन को देखिए, कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा क्योंकि रिटर्न कीवर्ड नहीं है, काम वही करेगा। बट ये जो लाइन एरर आ रही थी, ये एरर अब दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, तो कंपाइलर ने
एरर डिटेक्शन बंद कर दिया, टाइप चेकिंग बंद कर दी। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग का ये फायदा है कि अगर आप कभी भी फंक्शन यूज करते हैं और बाई मिस्टेक गलती हो गई अपन से, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हैं जो वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर गलती हो गई तो आप यहाँ पर अगर लिखेंगे, सपोज कीजिए हमने वहां से प्रिंट की लाइन हटा दी और यहाँ लिखा प्रिंट एफ, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि हमारा डेटा तो एस में आ रहा है, और हम लिखा सम इक्वल टू परसेंटेज डी, और हमने यहाँ एस को किया, लेकिन एस में आने वाला है गार्बेज, एस में आने वाला है क्या, गार्बेज। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिए, सम इक्वल टू 15 6, वो तो सही आ रहा है क्योंकि फंक्शन के अंदर से आ रहा है, लेकिन सम इक्वल टू 9 ये क्या, गार्बेज, क्योंकि हमने कहीं भी 9 रिटर्न नहीं किया है। तो अगर मैं फंक्शन में गया और इस प्रिंटफ को हटा दिया तो भी एस में गार्बेज ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जब हम कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं तो इस तरह की कॉलिंग वास्तव में एरर होनी चाहिए, इस तरह की कॉलिंग वास्तव में एरर होनी चाहिए, और इसीलिए हमें क्या जरूरी है करना, प्रोटोटाइपिंग करना जरूरी है, ताकि कंपाइलर इसकी टाइप चेकिंग कर सके। ठीक है, केवल इसके लिए। तो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा, प्रोटोटाइपिंग हमने कर दी है, तो यहाँ पर एरर आएगी, नाउ इट विल शो एरर। ठीक है, तो ये देखिएगा अब क्या आने वाली है, एरर आएगी। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग से क्या होगा कि अगर आपने प्रोटोटाइपिंग करी है तो आपका कंपाइलर आपको हेल्प करेगा और उस एरर को चेक कर लेगा। तो एरर, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया रिमूव द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन एंड रन अगेन। अब रिमूव करें और रन अगेन करके देखिए, आपकी जानकारी के लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि हमें कब प्रोटोटाइपिंग करके चलाने पे क्या आउटपुट मिलता है और बिना किए चलाने पर क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े और हमने फंक्शन को कैटेगराइज किया। याद करिए जब हमने फंक्शन शुरू किया था तो फंक्शन की कुछ कैटेगरीज हमने बताई थी। ठीक है, कुछ टाइप्स और कुछ कैटेगरी बताई थी। हमने 2 कैटेगरी में फंक्शन पढ़े थे, लाइब्रेरी फंक्शन और हमने पढ़े थे यूडीएफ। तो लाइब्रेरी पढ़ चुके हैं, यूडीएफ बनाना अब हम सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं, सीखा नहीं है, अभी हम यूडीएफ बनाना सीख रहे हैं और बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो हमने वहां पे टाइप्स की बात की थी। जब भी आप यूडीएफ बनाएंगे तो आपको कुछ टाइप्स की बात करनी होगी, फंक्शन के टाइप। तो 4 टाइप हमने बताए थे। फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, जिसमें कोई पैरामीटर ना दिया गया हो। विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न वैल्यू, जो हमने ऊपर देखा, इसी को कहते हैं फंक्शन एंड रिटर्न नथिंग। ऊपर का यही वाला एग्जांपल था भाई, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न वैल्यू, ना हम कुछ दे रहे हैं ना हमको कुछ दे रहा, दोनों जगह वाइड है, पैरामीटर भी वाइड है, रिटर्न टाइप भी वाइड है। दूसरा कैटेगरी है फंक्शन विदाउट पैरामीटर but with return value, but लिखें चाहे ना लिखें, without parameter with return value, इसे हम कहेंगे function takes nothing but return something, takes nothing but return something। चारों कैटेगरी को आज हम देखेंगे, चारों टाइप्स को हम देखेंगे। फिर होता फंक्शन with parameter, function with parameter and without return value। मतलब इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, without with parameter, मतलब function takes something but returns nothing। और चौथा कैटेगरी है फंक्शन
function with parameter with return value, complete function। तो जिसको बोलेंगे फंक्शन takes something, return something। हमने एक कैटेगरी बात करी अभी, कौन सी? विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो कैटेगरी नंबर 1 का डिक्लेरेशन किस तरह से होंगे? वाइड सम वाइड, ठीक है। या फिर आपने बनाया सम की जगह कुछ भी नाम ले सकते हैं, वाइड सम और खाली छोड़ दिया। डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने डिक्लेरेशन कर लिया तो डेफिनेशन तो कर ही लेंगे आप, कोई बात ही नहीं उसमें। डिक्लेरेशन समझिए, डेफिनेशन में केवल हमें उसे देखना होगा। पहली कैटेगरी हमने पढ़ लिया, ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। दूसरी मतलब कौन सी? फंक्शन विदाउट पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू। इस पर आते हैं। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे, तो मतलब इंट सम और यहाँ पर क्या हो? वाइड। इस तरह का फंक्शन, या इंट सम वाइड लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। मतलब ऐसा फंक्शन जो वैल्यू क्या करे? रिटर्न करे। तो अब हम इस कैटेगरी का फंक्शन बनाने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन कैटेगरी का? फंक्शन विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। हम तो कुछ नहीं देंगे फंक्शन को, फंक्शन अपनी वैल्यू खुद यूजर से इनपुट करवा लेगा जब उसे काम मिलाएंगे आप। लेकिन आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस, ये हमारे मेन को एक रिजल्ट देगा। मतलब आप इनपुट तो देंगे बट आपको आउटपुट ये डायरेक्ट नहीं देगा। आउटपुट किसको देगा? मेन फंक्शन को। तो इसका सीधे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें केवल एक नोट याद रख लें, वी हैव टू यूज एनी रिटर्न टाइप विथ फंक्शन एंड use the return keyword inside the function definition, जिसको हम कह सकते हैं फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी में मुझे रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा। एग्जांपल देखिए, अपने ही प्रोग्राम में चले जाते हैं हम। इंट सम, ये प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर। प्रोटोटाइपिंग कोई भी एक ही करनी, दोनों नहीं करनी हो तो मैंने ऐसे लिख दिया एक। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको मैंने कमेंट में लिख दिया कि हम ऐसे भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। अब हमने फंक्शन की कॉलिंग करी, तो देखिए मेन फंक्शन में बनाया। हम ऐसा मान लेते हैं कि फंक्शन हमें 2 नंबर का सम देगा, इंट देगा। तो कॉलिंग कैसे करेंगे? देखिए इंटीजर हमने यहाँ पर क्या बना लिया? एस इक्वल टू हमने किसको कॉल किया? सम को। अब क्योंकि वैल्यू जो भी सम दे रहा है इंटीजर दे रहा है, प्रोटोटाइपिंग से पता चल रही है, तो मैंने उस वैल्यू को किस में लिया? एस में, और फिर प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू %d और एस को प्रिंट किया। बस हो गया काम मेन का। जो भी फंक्शन वैल्यू दे आप उसे प्रोसेस करिए। देखिए पिछले प्रोग्राम में ये था कि वहां से भी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। भाई हम रिटर्न करने से फायदा क्या है? रिटर्न करने से फायदा ये है कि अगर फंक्शन को जनरेट कर रहा है और मेन में आप उसे ले आ रहे हैं, तो आप आगे उस वैल्यू को फर्दर प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कंडीशन लगानी है, इसका सम 2 अंक का है कि नहीं, इसका सम इवन है कि नहीं है, तो ये मेन कैसे चेक कर पाएगा अगर वैल्यू रिटर्न होकर मेन में नहीं आएगी? तो जरूरी है कि आप अगर फर्दर प्रोसेसिंग करें तो वैल्यू को किस पे मंगाएं? मेन में। उससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू करेक्ट है, नहीं है, इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है कि आप वैल्यू को रिटर्न कराकर मेन में लाएं। अब बचा डेफिनेशन। ये कॉलिंग हो गई आपकी, ठीक है। ऊपर क्या था? प्रोटोटाइपिंग। ये हो गई आपकी कॉलिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन। पता है डेफिनेशन बिल्कुल वैसे मैच होनी चाहिए जैसे ऊपर आपका प्रोटोटाइपिंग है। तो मैंने इंट सम लिखा, सारी कहानी वैसे ही करी जैसे पिछले किया। तो मैंने कॉपी कर लिया कोड को, सारी कहानी करी। सिर्फ अंतर क्या है उसको समझना है आपको। केवल जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो वैल्यू मतलब रिजल्ट रिटर्न करता है, तब आप फंक्शन में रिजल्ट के लिए कोई वेरिएबल चाहे तो लें चाहे तो ना लें। जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी रिजल्ट है, उसके लिए आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। रिटर्न a प्लस,
मतलब फंक्शन यूजर से तो नंबर इनपुट कराएगा, बट इनपुट कराने के बाद उसका सम ए और बी दोनों को जोड़ के क्या करेगा, रिटर्न इन द सेंस उसे देगा जिसने फंक्शन को कॉल किया है। कॉल किसने किया है, मेन ने। क्योंकि रिटर्न यहाँ पर कीवर्ड रिटर्न टाइप क्या लिया है, इंट, तो ध्यान रखना है यहाँ से रिटर्न भी इंटीजर ही कराना है, और उसे जब आप स्टोर करेंगे कहीं ले जाकर तो उसे आप किसी इंटीजर को ही देंगे। जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उसे या तो किसी वेरिएबल में ले सकते हैं या फिर उस फंक्शन को प्रिंटफ के अंदर एज अ वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी वो फंक्शन यूज होगा वहां पर ये अपने आप में एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इस वैल्यू को a प्लस बी को। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अगर फंक्शन वैल्यू करता भी है कॉल तो हम ये भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो call the function inside printf like a variable if it returns a value। returns मतलब उसमें वैल्यू स्टोर रहती है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम ना लिखें, कोई एस वगैरह ना बनाए ऊपर, तो हम यहाँ सम इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहीं पर हम किसको कॉल कर सकते हैं, सम। तो जो भी उसकी वैल्यू है रिटर्न होने के बाद सम में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, वहां पे उसने ए और बी को जोड़ा, नंबर मांगे, जैसे रिटर्न कीवर्ड मिला तो सम लेकर यहाँ पे चला है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सम, और यहाँ पे परसेंटेज डी लगा है तो सम को ये प्रिंट कर देगा। तो ऊपर की या तो 3 लाइन या 1 लाइन, लेकिन जिसमें सुविधा हो वही सिंटैक्स आप पकड़िए। तो इसको कौन सी कैटेगरी हमने इसे कहा, रिटर्न फंक्शन टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग। हमने कुछ पास नहीं किया है बट वैल्यू हमें रिटर्न करके दे रहा है। जो भी वैल्यू परफॉर्म करेगा हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू, सबका अपना अपना काम है, ऐसा नहीं कि एक का काम दूसरा कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम रिटर्न करा ही नहीं सकते, मजबूरी है कि आपको प्रिंट ही करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मुझे कोई टेबल बनानी है किसी नंबर की, अब भाई नंबर की टेबल कोई रिजल्ट तो है नहीं कि कैलकुलेशन बाद एक नंबर आएगा आपको रिटर्न करके दे दे, तो वहां पर हम विदाउट रिटर्निंग बनाएंगे। हाँ, कोई फैक्टोरियल चाहिए मुझे, सिंगल रिजल्ट आ रहा, आप उसे रिटर्न टाइप बना देंगे। एज पर रिक्वायरमेंट हमें दोनों तरह के फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या कहता है, फंक्शन विथ पैरामीटर बट विदाउट रिटर्न वैल्यू। आप उसे डेटा दें फंक्शन को, लेकिन वो आपको डेटा ना दे, आपको ना दे इन द सेंस प्रिंट कर दे, रिटर्न ना करे, सिर्फ इतनी सी बात है। तो विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न वैल्यू, in this case function will not take input using scanf function। पहली चीज, फंक्शन के अंदर scanf का यूज नहीं होगा, फंक्शन यूजर से कोई वैल्यू नहीं मांगे। ठीक है, द वैल्यू, ठीक है, और आर्गुमेंट बोलेंगे इसे, for the function will be taken from functions parameter। जो भी उसे वैल्यू चाहिए वो पैरामीटर मतलब अपने उस ब्रैकेट में लेगा, जो खाली पैरेंथेसिस लगा रहे हैं अभी हम। जैसे याद करिए strlen, अब आपको जिसकी भी लेंथ निकालनी है strlen में, वो आप स्ट्रिंग आप उसके ब्रैकेट में उस पैरेंथेसिस में दे दीजिए, उसी के लेंथ निकालेगा, आपको कंसोल पे जाके नहीं पूछेगा कि आप स्ट्रिंग दीजिए। तो इस तरह के जब आप फंक्शन बनाते हैं जो आपको यूजर से कोई वैल्यू ना पूछे, बल्कि जो भी आपने फंक्शन में पास कर दिया उसके उसी पर काम करे, तो वैल्यू और आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन विल बी टेकन फ्रॉम द फंक्शंस पैरामीटर। फंक्शन के पैरामीटर में वैल्यू दी जाती है और फंक्शन उन्हीं वैल्यू को प्रोसेस करता है। फंक्शन विल process these parameters। उसका सिंटैक्स क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग क्या होगी, प्रोटोटाइपिंग। तो क्योंकि फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू तो वाइड रहेगा, देन आप फंक्शन का नेम लिखेंगे। अब लेकिन विथ पैरामीटर है, तो यहाँ पर आपको देना होगा पैरामीटर टाइप्स।
प्रोटोटाइपिंग हो गई। अब जिस तरह का पैरामीटर है उसी तरह से आपको इसको डिफाइन करना। तो देखिए आज के केस में अभी हम जो सम वाला फंक्शन ले रहे हैं उसी को अब इस तरीके से बनाते हैं। तो एग्जांपल हमने अभी अपने फंक्शन को छोड़ा नहीं है, उसी फंक्शन की बात कर रहे हैं वाइड सम, लेकिन मुझे 2 नंबर जोड़ने हैं तो मैंने इंट लिख दिया। ये क्या हो गई? प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट। हमने कहा फंक्शन मुझे कुछ नहीं देगा, मतलब जो भी रिजल्ट होगा फंक्शन प्रिंट कर देगा कंसोल पर, लेकिन फंक्शन यूजर से कुछ नहीं मांगेगा। जो भी देगा मेन फंक्शन देगा और उसे क्या देना होगा? 2 इंटीजर देने होंगे। तो चलिए हमने मेन फंक्शन बनाया। अब क्योंकि फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा तो उसे किसी वेरिएबल पे कॉल नहीं करना, आपने डायरेक्टली दे दिया और कोई भी 2 नंबर, ये हो गया फंक्शन की कॉल। सम इसको करेगा 12 और 4। दूसरी बार कॉल करना है, फंक्शन बार बार कॉल कर सकते हैं, आपको पता है। ये देखिए दूसरी बार और कॉल करना है, बार बार कॉल करिए। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहते नहीं मुझे कोई वेरिएबल पास करना है, कोई वेरिएबल पास करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आपने इंटीजर ABC ले लिया होता, AB ले लिया होता, या इक्वल टू कुछ भी समथिंग समथिंग दे दिया होता और फिर आपने इसे पास कर दिया होता सम ए कॉमन। यहाँ की कहानी आपको समझ में आ गई। आपको इस तरह के फंक्शन को डेटा देना है, क्योंकि फंक्शन डेटा इनपुट नहीं कराता। कौन सा फंक्शन? जो पैरामीटराइज्ड होते हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए कैसे बनेगी। तो डेफिनेशन सेम वैसे वाइड सम। हाँ, अंतर ये होगा जितने भी डिक्लेरेशन हैं पैरामीटर के वो किसी न किसी डमी वेरिएबल द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैंने डेफिनेशन में कहा कि एक इंट जो आ रहा है वो x में मुझे रिसीव करना है, जो दूसरा इंट आ रहा है वो किस में रिसीव करना है? y। तो यहाँ ये अंतर आएगा। प्रोटोटाइपिंग पे आप दे भी सकते हैं x y, नहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं। जब आप डिफाइन करेंगे तो ये बताना होगा कि पहला इंट किस में आ रहा है x में, दूसरा इंट किस में आ रहा है y में। तो मैंने यहाँ सिर्फ लिखा प्रिंटफ, क्योंकि फंक्शन के पास डेटा आ चुका है किसमें? x और y में। %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। फंक्शन ने वैल्यू को प्रिंट कर दिया और x y और क्या प्रिंट कर दिया हमने? x प्लस y। ठीक है, ये लीजिए। अब जब पहली बार फंक्शन कॉल हो रहा है देखिए तो 12 और 4, तो यहाँ पे 12 विल बी कॉपीड टू x, 4 विल बी कॉपीड टू y। अब ये फंक्शन यहाँ पे x y मतलब 12 और 4 का सम दिखा देगा, प्रिंट कर देगा। फंक्शन मेन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी भी देख लेते हैं। ऊपर वाले को अगर चला के नहीं देखा हो तो इसको भी चला के हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने उससे बता दिया इस वाले को चलाइए, तो प्रोग्राम उसको भी चला, दोनों को ही चला कर देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम है आप सब चला कर देखिए, सबको टेस्ट करिए, ताकि ये डाउट ना रहे मन में कि किस तरह से बिहेव हो रहा है फंक्शन का। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, केवल बिहेवियर समझिए। ये देखिए इस बार 12 + 4 = 16 आया, फिर 23 + 44 = 67 आया, फिर 3 + 40 = 43 आया। अब स्लैश नहीं लगाया तो सब एक लाइन पे आ गया, लेकिन बिहेवियर देखिए फंक्शन का बिल्कुल सही काम कर रहा है, यूजर से इनपुट नहीं मांग रहा है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना ही है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात, तो क्यों हर बार अपन कांस्टेंट को जोड़ेंगे? हो सकता है मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़े। If you want to take input at runtime, then it is done inside the main function। याद रखें फंक्शन के अंदर नहीं, किसके अंदर होगा? ये मेन फंक्शन के अंदर। and these values will be given to the function, और UDF की बात हो रही है, एज आर्गुमेंट। मतलब अगर आपको जरूरत भी पड़ती है वैल्यू लेने की तो आप इसकी कोडिंग अपने फंक्शन के अंदर मत करिए, और यही स्टैंडर्ड तरीका है। याद रखें यही स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप किसी का टेबल भी निकालना है तो आप इनपुट मेन में लीजिए और वो जो नंबर है उसे फंक्शन में पास कर दीजिए, लो भाई इसका आप टेबल प्रिंट करके मुझे दो। तो दिस इज द बेटर चॉइस कि आप कभी भी इनपुट UDF में मत लीजिए, इनपुट का काम मेन को करने दीजिए, और जो डेटा आपको फंक्शन को देना है वो एज ए आर्गुमेंट दीजिए। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने कोई एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, शो द
टेबल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, सो द टेबल ऑफ गिवन नंबर, एक नंबर का टेबल प्रिंट करिए। मैंने कहा ठीक है भाई, टेबल को प्रिंट करना, रिटर्न नहीं करना कोई वैल्यू की तरह। तो वॉइड हमने क्या बना लिया, टेबल केवल एक नंबर का टेबल है, तो मैंने क्या बना लिया, इंट बना दिया, मतलब एक नंबर दें उसका टेबल प्रिंट करेगा ये मेन। अब देखिए मैं चाहता हूं, एक तरीका तो ये है कि आप टेबल और यहाँ 5 लिख दीजिए, उसका टेबल मिल जाए आपको। दूसरा तरीका ये कि आप इनपुट लेके काम करना चाहते हैं, तो इनपुट लेना है अगर इनपुट के थ्रू, तो इनपुट किस में लेना, मेन में। इंटीजर हमने बनाया ए, ये मेन की कहानी होगा, मेन का टास्क होगा, मेन का काम होगा इनपुट लेना। एंटर नंबर, फंक्शन का काम नहीं है इनपुट लेना, फंक्शन का काम है केवल प्रोसेस करना। scanf %d एंड एड्रेस ऑफ किसमें ले लिया, ए में ले लिया हमने भाई। अब मुझे उसका टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने टेबल ऑफ क्या लिख दिया। तो फंक्शन को डेटा तो देना है, अब डेटा आप चाहे कांस्टेंट दे दें, चाहे आप वेरिएबल के थ्रू दें, चाहे आप इनपुट लें फिर वेरिएबल के थ्रू। अब करते हैं इसको डिफाइन। तो देखिए हमने लिखा वॉइड, क्या लिखा हमने, टेबल। एक डेटा आएगा इसके आर्गुमेंट में इंट, तो उसे किस में ले लिया, एक्स में। आप एक्स ले लें, ए ले लें, वाई ले लें, कुछ भी ले लें। बट डेफिनेशन के टाइम पर मुझे इस प्रोटोटाइप के लिए वेरिएबल का नाम बताना जरूरी है, नहीं तो एरर आएगी। अब हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि फंक्शन को एक्स का टेबल निकालना है। ठीक है, टेबल किसका निकालना है, एक्स का पता है पहले से, एक्स में जो भी नंबर उसका टेबल निकालना है। तो इंटीजर हमने यहाँ लिखा आई, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और मैंने लिख दिया printf। टेबल कैसे निकालना भाई, टेबल वैसे निकालना है %d इंटू %d इक्वल टू %d। फुल टेबल फुल फॉर्मेट में निकाल रहे हैं। परसेंटेज की मतलब जैसे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, इस तरह से। तो जो पहला परसेंटेज डी है वहां पे नंबर आना चाहिए जो किस में, एक्स में। तो दूसरा परसेंटेज डी उसमें 1 2 3 4 आना चाहिए, मतलब आई में। और तीसरे में दोनों का टेबल आना चाहिए, मतलब एक्स इंटू आई आना चाहिए। तो देखिए, तो नंबर इनपुट नहीं कर रहा हूं मैं फंक्शन के अंदर, फिर भी नंबर इनपुट होगा, फिर उसका डेटा उसका टेबल मिलेगा, क्योंकि ये काम कौन कर रहा, मैं। तो लेट्स डू इट। मैंने रन किया, देखिए एक नंबर पूछ रहा, हमने लिखा 6, नंबर कुछ भी दे सकते हैं, हमने लिखा 6। तो 6 का तो 1 मिनट हमने यहाँ स्लैश एन लगा दें, मैंने स्लैश एन लगा दिया और फिर से इसे रन किया। नंबर हमें दे दिया 6, देखिए 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 2 12, 6 6 18, 6 4 24, ये आ गया 60 तक। फिर हमने रन किया। तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम फंक्शन का टेबल नंबर का टेबल निकाल सकते हैं, या किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज आपने देख ली। ये कौन सा तरीका कहलाया, फंक्शन रिटर्न्स नथिंग बट टेक समथिंग। फंक्शन में वैल्यू तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे सिंगल वैल्यू की तरह रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि कंसोल पर प्रिंट कर रहा है। और आखिरी और चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका ये है, फंक्शन वैल्यू लेगा भी, आर्गुमेंट लेगा भी, और आपको रिजल्ट रिटर्न भी करेगा। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन हमने पढ़े हैं अभी तक, strlen हुआ और 2 अपर हुआ, 2 लोअर हुआ, तो वो वैल्यू को प्रिंट नहीं करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करके आपको दे देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उसे कहाँ यूज करें। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल टेक सम पैरामीटर्स, रिटर्न अ रिजल्ट। देखिए, जिस फंक्शन में void लगा है उसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा, बट जिसमें void के अलावा कुछ भी ले रहे हैं उस फंक्शन क्लास में रिटर्न करना जरूरी है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल टेक सम पैरामीटर एंड रिटर्न अ रिजल्ट टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब होता है कॉलिंग फंक्शन, जो उसे क्या कर रहा होगा, कॉल कर रहा होगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका अगर हम प्रोटोटाइप की बात करें, हम बात केवल प्रोटोटाइप की कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका यहाँ पे रिटर्न टाइप देना जरूरी है क्योंकि वैल्यू आ रही है, नेम देना जरूरी है, और यहाँ पर पैरामीटर का टाइप देना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं, पैरामीटर लिख सकते हैं, बात एक ही। तो रिटर्न टाइप यहाँ भी देना जरूरी है। क्या रिटर्न कर रहे हैं,
फंक्शन का नाम क्या और क्या दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे दो नंबर में से सम ही निकाल लेते पहले, तो दो फंक्शन बनाते हैं, सम मैक्स में। क्लियर? 3 फंक्शन बना रहा हूँ, तीनों फंक्शन को इस तरह से बना रहा हूँ कि मुझे 2 नंबर पास कर उनमें से एक नंबर रिटर्न कर दें सम करके। तो मैंने लिखा इंट सम और हमने लिखा इंट मैंने कहा 2 नंबर हम देंगे और ये मुझे उनका सम करके रिटर्न करेगा। मैक्स हमने कहा इंट मैं 2 नंबर दूंगा इंटीजर और ये मुझे उसका मैक्स देगा। मैंने लिखा इंट मिन, आप इंट की जगह फ्लोट, डबल इनको भी यूज करें। इंट मैंने 3 फंक्शन बना लिए। मैंने कहा सम, मैक्स और क्या चाहिए मुझे, मिन चाहिए। दोनों को इस तरह से डिजाइन किया है, 2 नंबर हम देंगे और मुझे रिटर्न करके एक वैल्यू देंगे। ठीक है भाई, हमने मेन बनाया, हमने 2 नंबर बना लिए ए बी और क्या ले लिए रिजल्ट। अब हमने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पर हम लिखा एंटर 2 नंबर्स, क्योंकि पैरामीटराइज फंक्शन है, यूजर से कुछ नंबर इनपुट नहीं कराएंगे फंक्शन, वो केवल हम जो उनको पैरामीटर में देंगे उसी पर काम करेंगे। मैंने स्कैनफ लिखा, %d एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी लिखा। अब देखिए हमें पहले सम चाहिए, मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल क्या लिख दिया, सम ए बी और यहाँ प्रिंट कर दिया। मैंने लिखा प्रिंट एफ, वैल्यू हम मान लेते हैं कि वैल्यू रिटर्न होकर किस में आ रही है, सम में आ रही है, और बाद में यही चीज फंक्शन से डेफिनेशन के थ्रू करवा देंगे। तो हमने लिखा सम इक्वल टू, हमने लिखा सम इक्वल टू %d किस में आया है, रिजल्ट में। फिर यही काम हमने अगला किया, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स। इस बार क्या आ रहा होगा, दोनों में से बड़ा नंबर आएगा। प्रिंट एफ मैक्स इक्वल टू %d, तो इसे किसको प्रिंट किया, रिजल्ट को, क्योंकि हमने अलग से अलग अलग वेरिएबल नहीं लिए, तो एक ही वेरिएबल में हम सबको लिखते चले जा रहे हैं। तो ये 3 फंक्शन हमने बना दिए, अब तीनों को डिफाइन करना है। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले किसे डिफाइन करते हैं, इंट सम इंट। अब यहाँ इंट नहीं लिख देना, यहाँ पे इंट के साथ क्या देना होगा, तो वेरिएबल। मैंने कहा भाई फंक्शन को कि 2 नंबर आ रहे हैं और आपको क्या रिटर्न करना है, इनका सम। तो हमने सिंपल लिखा रिटर्न x + y, हो गया फंक्शन का काम। फिर इंट क्या बना लिया, मैक्स, यहाँ भी बता दिया इंट x और इंट y आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने रिटर्न करा दिया। अब यहाँ क्या रिटर्न करा, देखिएगा या तो x या तो y। तो हम यहाँ लिखेंगे if x greater than y then return x, if x greater than y, तो क्या रिटर्न करना, अगर ऐसा है तो रिटर्न x, एल्स नहीं तो रिटर्न y। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वो हम मिन में देख लेते हैं, इंट x इंट y। अब उसी का उल्टा और थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, रिटर्न x <y, अगर x y से कम है तो x नहीं तो y। ये देखिए, तो थोड़ा सा और शॉर्ट कर दे उसको, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं हम, बट बताने के लिए हमने दोनों कोड रखा है। अगर x छोटा है y से तो रिटर्न में क्या रिटर्न हो गया, x, तो x रिटर्न हो गया, नहीं तो रिटर्न के पास क्या है y, तो y रिटर्न हो गया। देखते हैं कि अब ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने Ctrl+C किया और हमने इस प्रोग्राम को रन करके देखा और हमने लिखा बिल्ड। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 नंबर हो गए 12 और 23। तो देखिए सम 35, मैक्स हुआ 23, मिन हुआ 12। बिल्कुल सही रिजल्ट है, सही काम कर रहा है। तो ये आज हमने यूडीएफ देखा कैसे बनाना है और यूडीएफ के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं उन पे चर्चा की। बहुत अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आज का समय है। कल हम केवल प्रैक्टिस के लिए कुछ फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, 5-7 फंक्शंस बनाएंगे और उन पे देखेंगे, जिससे और अच्छा क्लियर हो कि हमें कब कौन सा टाइप यूज करना हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहाँ पर होती है फिनिश।